सभी को नमस्कार। आप सबों को मैं आपके अपने YouTube चैनल गुरु की घंटी में स्वागत करता हूं। और हम लोग देख रहे थे, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली है, जो भी अर्थशास्त्र संबंधी परीक्षाएं होने वाली है, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएगी, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात कर रहे थे उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। और उसी टॉपिक में आज हम लोग पहुँचे हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण। उदासीनता वक्र विश्लेषण जो टॉपिक है, इसी पर हम लोग आज बात करेंगे, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है, उदासीनता वक्र विश्लेषण में आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये क्रमवाचक अवधारणा है। क्रमवाचक अवधारणा है, यानी ऑर्डिनल कंसेप्ट है। तो अंग्रेजी भी आपको याद रखना चाहिए, ऑर्डिनल कंसेप्ट है। तो यहाँ एक टर्म है उदासीनता वक्र विश्लेषण। इससे पहले हम लोग उपयोगिता विश्लेषण वाला टॉपिक हम लोग देखे थे, जिसमें ये उपयोगिता विश्लेषण जो था, ये कैसा था? ये गणनावाचक अवधारणा था। यानी यहाँ उपयोगिता को मापा जा सकता है, जिसको हम लोग कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं, कार्डिनल कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है, ये जो अवधारणा है, उदासीनता वक्र का जो अवधारणा है, विश्लेषण है, ये कैसे, कब सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ये सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। तो इसका जो है सर्वप्रथम इसका प्रयोग सन 1881 में अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ के द्वारा किया गया था, जिनकी पुस्तक का नाम था, एजवर्थ ने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल साइंस, इसमें उन्होंने सबसे पहले उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे चर्चा किया था। बाद में इसी तरह का जो विश्लेषण है, इसका प्रयोग 1892 में इरविंग फिशर ने किया। उसके बाद 1906 में इसका प्रयोग एडवर्ड पैरेटो के द्वारा किया गया। हालांकि कहीं कहीं 1909 एडवर्ड पैरेटो के द्वारा जो प्रयोग किया गया था, उसका ईस्वी सन कहीं के 1909 भी दिया रहता है। बाद में 1934 में इसका प्रयोग, उदासीनता वक्र का प्रयोग, विश्लेषण का प्रयोग J.R. हिक्स और एलेन के द्वारा किया गया। उसके बाद 1939 में J.R. हिक्स के द्वारा पुनः इसका किया गया। किस पुस्तक में किया गया? वैल्यू एंड कैपिटल में J.R. हिक्स ने पुनः 1939 में उदासीनता वक्र का प्रयोग किया। उसके बाद 1956 में पुनः J.R. हिक्स के द्वारा अपनी पुस्तक ए रिवीजन ऑन डिमांड थियरी में भी इसका पुनः प्रयोग किया। ओके, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो हालांकि सबसे पहले एजवर्थ ने उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रयोग किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको जो प्रसिद्धि दिलाने का या इसकी वैज्ञानिक व्याख्या अगर करने का जो श्रेय जाता है, वो J.R. हिक्स को जाता है। ओके, ये बातें एकदम ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण। उदासीनता वक्र है क्या? उदासीनता वक्र क्या है, इसकी डिफाइन हम लोग करते हैं। तो एक उदासीनता वक्र जो है,
एक उदासीनता वक्र जो है वो क्या है, दो वस्तुओं के उन संयोगों को बतलाता है, दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है या बतलाता है। ठीक है, उन संयोगों को व्यक्त करता है या बतलाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यहां ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि एक उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है या बतलाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यानी बंडल ऑफ गुड्स या कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स है। यहां ध्यान देंगे, इस उदासीनता वक्र विश्लेषण की जब भी बात कर रहे हैं बंडल ऑफ गुड्स, तो यहां दो वस्तु लिखा है, यानी जो संयोग होगा वो सदैव कितने वस्तुओं का होगा, दो वस्तुओं का होगा। ये बात एकदम ध्यान रखें। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, दो वस्तुओं का संयोग होगा। मान लीजिए हम रोटी और चाय का हम लोग लेते हैं, तो एक रोटी और दो चाय हो सकता है, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं, शुरुआत में हम लोग एक रोटी एक चाय लेते हैं, दो रोटी तीन चाय, ठीक है, तीन रोटी पांच चाय। तो देखिए 1 + 1 2 + 2 3, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब उदासीनता वक्र कहता है उपभोक्ता चाहे, कोई भी उपभोक्ता चाहे ये वाला संयोग ले, संयोग ए ले, संयोग बी ले या संयोग सी का प्रयोग करे, ये तीनों से उसे संयोग ए बराबर संयोग बी बराबर संयोग सी, तीनों से उसे क्या मिलने वाली है, समान संतुष्टि मिलने वाली है। यानी उपभोक्ता से अगर पूछा जाए कि आपको किस संयोग से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है, तो उपभोक्ता कहने में असमर्थ है। उपभोक्ता कहता है कि मुझे ए भी दीजिए तो उतना ही संतुष्टि मिल रही है, बी भी है तो मुझे उतना ही संतुष्टि मिल रही है, सी से भी मुझे उतना ही संतुष्टि मिल रही है। यानी उपभोक्ता तीनों ही संयोगों में क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, उदासीनता वक्र या उदासीनता कहलाता है। ठीक है, उदासीनता वक्र चूंकि उस संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे उदासीनता यानी न्यूट्रल मतलब उदासीनता। इसका उदासीनता वक्र का एक दूसरा नाम भी है, तटस्था वक्र भी है। ध्यान दीजिएगा, तटस्था वक्र भी है, यानी तटस्थ रहता है। उपभोक्ता ए ले, बी ले या सी ले, तीनों में वो तटस्थ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, तटस्था वक्र भी है। और तीसरा भी नाम है इसका अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र मतलब किसी में भी वो अपना अधिमान, अधिमान मतलब क्या होता है, प्रीफ्रेंस, अधिमान मतलब प्रीफ्रेंस, तो यानी वो प्रीफ्रेंस शो नहीं करता है, प्रीफर नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अनधिमान। अनधिमान वक्र भी इसका नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी एग्जाम में नामों में अगर इस तरह से पूछा जाए तो उसे आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। यानी इसका नाम क्या है, उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र या अनधिमान वक्र, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन डिफरेंस कर्व। यानी आईसी हम लोग देखिएगा बार बार प्रयोग करेंगे इकोनॉमिक्स में, आईसी एनालिसिस, आईसी बोलेंगे तो इंडिफरेंस कर्व होता है। तो ये पहले नाम में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, उसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग आते हैं, इसका एक ये भी नाम है, इसे चूंकि सभी संयोगों से समान संतुष्टि मिलती है इसीलिए हम लोग समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, कहा जाता है। यानी आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है, आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है। ओके, उदासीनता वक्र को अगर ग्राफ में बनाइएगा तो ये बनेगा, देखिए इस तरह से आईसी वक्र बनेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमेशा एक्सिस को, ओ एक्स एक्सिस पे गुड्स कोई भी वस्तु एक्स को लिए हैं
और यहाँ लिए हैं गुड्स y को लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें कोई भी ये जो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है इस पे सभी, चाहे वो ए दीजिए, चाहे बी कॉम्बिनेशन, चाहे सी, चाहे डी, सब में उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। उसी को प्रदर्शित करने वाला वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया उदासीनता वक्र। लेकिन अगर किसी एक रेखा चित्र में जब हम लोग कई उदासीनता वक्र को प्रदर्शित करते हैं, कई उदासीनता वक्र को प्रदर्शित करेंगे, यानी ये हो गया IC1, IC2, IC3, IC4, तो ये जो प्रदर्शित करते हैं इसको हम लोग कहते हैं उदासीनता मानचित्र, उदासीनता मानचित्र कहते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, या इंडिफरेंस मैप कहते हैं, ठीक है। यानी अगर एक रहेगा तो इंडिफरेंस कर्व और ये रहेगा तो इंडिफरेंस मैप कहेंगे, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ओके, ये सब आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में, जो उदासीनता वक्र का जो विभिन्न संयोग की बात कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग तालिका में दिखाते हैं, यानी मान लीजिए ये कोई गुड्स x है और ये कोई गुड्स y है, इसकी कॉम्बिनेशंस को दिखा रहे हैं। यानी यहां देखिए संयोग A, B, C, D और E को दिखा रहे हैं। ए संयोग में उपभोक्ता इसको बढ़ा रहे 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें देख रहे हैं 12, 8, 5, 3 और 2। अगर ये देखिए तो ये कॉम्बिनेशन A है, कॉम्बिनेशन B, कॉम्बिनेशन C, कॉम्बिनेशन D, कॉम्बिनेशन E। तो अगर हम इस तरह से दिखा रहे हैं जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्ति वाला कॉम्बिनेशंस है, तो इसको हम लोग कहते हैं उदासीनता तालिका, यानी इंडिफरेंस शेड्यूल। ओके, तो ये सब आप लोग ध्यान देंगे, किसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, किसको इंडिफरेंस शेड्यूल कहते हैं, किसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ओके, एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र में जब भी हम लोग बनाते हैं तो इसको IC1 नाम देते हैं, इसको IC2 नाम देते हैं, इसको IC3 नाम देते हैं, इसको IC4 नाम देते हैं। ये पूरा का पूरा इमेजिनरी है, काल्पनिक है। आप ऐसा भी नाम दे सकते हैं, आप इसको IC4, IC3, IC2, IC1, या आपको मन कर रहा है तो आप इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं, IC4, IC1, IC3, IC2। ये जो क्रम प्रदान किया गया है इससे कोई भी मतलब नहीं है, ये आपका अपना निजी है या काल्पनिक है, आपने अपना नामकरण इस तरह से किया है। लेकिन नामकरण आप किसी तरीके से भी कीजिए, यहाँ वस्तु X, वस्तु Y, ये सब ध्यान देंगे, हमेशा यहाँ वस्तु X है, यहाँ वस्तु Y है, यहाँ वस्तु Y है, या आप रोटी और चावल लीजिए या जैसा भी करेंगे। लेकिन नाम आप इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ निष्कर्ष के एकदम क्लियर रखना चाहिए कि कोई भी ऊंचा उदासीनता वक्र हमेशा अधिक संतुष्टि को बतलाएगा, अधिक संतुष्टि को बतलाता है। ये ध्यान दीजिए, कोई भी ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को बतलाता है। यानी अगर हम इस रेखा चित्र में देखेंगे तो IC1 की तुलना में IC2 अधिक संतुष्टि को बतलाएगा, IC3 अधिक संतुष्टि को बतलाएगा, IC4 अधिक संतुष्टि को बतलाएगा। अगर इस रेखा चित्र में आएंगे तो IC4 उदासीनता वक्र की तुलना में IC3 अधिक संतुष्टि वाला वक्र है, IC2 उससे भी अधिक संतुष्टि वाला वक्र है, और IC1 उससे भी अधिक या सबसे अधिक संतुष्टि संयोग को बतलाने वाला वक्र है। वहीं अगर हम लोग इस रेखा चित्र में आएंगे तो IC4 की तुलना में IC1 अधिक संतुष्टि को बतला रहा है, उससे भी अधिक IC3 बतला रहा है, और सबसे अधिक संतुष्टि अगर किसी वक्र में मिल रही है तो वो IC2 में मिल रही है। तो ये हमने नाम अलग दिया 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम लोग यहाँ बढ़ते नहीं बात करते हैं। यहाँ जो भी मूल बिंदु से अधिक, यानी यहाँ ध्यान दी, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी उदासीनता वक्र
कोई भी उदासीनता वक्र जितना अधिक दूर किससे, मूल बिंदु से होता है, मूल बिंदु यानी ओ एक्स है ना, मूल बिंदु से होता है, वह उतना ही अधिक संतुष्टि को बतलाने वाला वक्र होता है। ये चीज को आप हमेशा ध्यान देंगे, जो भी उदासीनता वक्र ओ बिंदु से जितनी अधिक दूरी पर होगा वह उतना ही अधिक संतुष्टि को बतलाने वाला वक्र होगा। अब हम लोग आते हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है, जब हम लोग बात कर रहे थे इसकी, हम लोग उदासीनता वक्र की जब डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि ये उदासीनता वक्र वह है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। लेकिन ये कब लागू हो सकता है, यानी इसके लिए सर्टेन कंडीशंस दिए हुए होने चाहिए, यानी अन्य बातों के समान रहने पर ही ऐसा हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं सर्टेन कंडीशन या स्थिति लागू होनी चाहिए, या जिसे हम लोग एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। तो एजम्पशंस या मान्यताएं क्या क्या हैं, उन मान्यताओं को हम लोग अभी थोड़ा देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब भी यहाँ यूटिलिटी की बात करेंगे, उपयोगिता की बात करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा दो ही वस्तु होना चाहिए, यानी विश्लेषण में कितने वस्तु को लिया गया है, दो वस्तु को लिया गया है, यानी यूटिलिटी इज ए फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, दो ही वस्तु है। ये भी जरूर मान्यता होनी चाहिए। दूसरी बात है, ये क्रमवाचक विश्लेषण पर आधारित है, यानी उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, बल्कि क्या किया जा सकता है, केवल एक ऑर्डर या क्रम प्रदान किया जा सकता है, इस बात पर है। नेक्स्ट है, वस्तु का कीमत जो है स्थिर, साथ ही साथ दिया होना चाहिए, यानी वस्तु के कीमत के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इकोनॉमी में कैसी होनी चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार की स्थिति है। जब लोग मार्केट पढ़ेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें आप लोग देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की क्या विशेषता है, जिसमें वस्तुएं समरूप होती हैं, यानी रूप गुण आकार में समान होती हैं। जिन भी वस्तु का उत्पादन होता है वे समरूप वस्तुएं होती हैं। वस्तु का कीमत स्थिर रहता है, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का कीमत समान रहता है, बदलता नहीं है। ये दो बेसिक चीजें हैं, बाकी तो बहुत सारा है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वस्तुएं समरूप होती हैं, यानी होमोजेनस गुड्स होंगी। फिर दूसरा क्या है, वस्तुएं अविभाज्य हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बता रहा हूं, अविभाज्य होती हैं। कहने का मतलब, अगर आपको ये रोटी खाना है तो इस पूरे ही रोटी को खाना लेना पड़ेगा, ये नहीं कि अगर आधा टुकड़ा रोटी करके आप प्रयोग करेंगे। इस तरह की यहाँ विश्लेषण हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। यानी आपको अगर कोई वस्तु को लेना है, एक वस्तु खाए तो ये पूरा खाना होगा, अगला वस्तु जब भी लेंगे तो ये उसको पूरा ही लेना पड़ेगा, उसको आधे नहीं ले, मतलब उसका अविभाज्य नहीं होती हैं। इस तरह की ये मान्यता लेके चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपभोक्ता का संगतपूर्ण व्यवहार, यानी कंसिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए। कंसिस्टेंट बिहेवियर क्या है देख लीजिए, यानी एक बार उपभोक्ता ने ए संयोग को, एक कॉम्बिनेशंस को अगर बी से वो श्रेष्ठ घोषित कर दिया, अधिक संतुष्टि वाला घोषित कर दिया, और बी को सी से अधिक संतुष्टि अगर वो घोषित कर दिया, बोल दिया कि मुझे बी कॉम्बिनेशन सी की तुलना में अधिक संतुष्टि मिलता है, तो आप सीधे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए जो है
सी से अधिक संतुष्टि वाला संयोग होगा। यानी इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, देन डेफिनेटली ए मस्ट बी ग्रेटर देन सी होगा। ये इसी को बोलते हैं संगतपूर्ण या कंसिस्टेंट बिहेवियर। ओके, कोई दिक्कत है यहां किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके ओके, तो ये बातें आप लोग, ये जो सभी मान्यताएं हैं, ये सभी मान्यताएं दी हुई होंगी तभी ये लागू होगा। ओके, तो इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर भी उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को बतलाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ओके, नाउ हम लोग आते हैं इसकी विशेषता में। उदासीनता वक्र की विशेषता, उदासीनता वक्र की विशेषता है ना। तो पहला जो विशेषता है वो हमेशा दिखेगा आईसी वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। ये है आपका उदासीनता वक्र जो होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है, यानी इस तरह का होता है ना। हम लोग आगे एक अलग अलग पूरे बातों को देखेंगे, ठीक है। ये है आईसी वक्र, ऐसा होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी हम लोग देखेंगे कि आईसी वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। क्यों ऐसा नहीं होता है भाई? आईसी वक्र बाएं से दाएं ऐसा क्यों नहीं होता है आईसी वक्र, या ऐसा क्यों नहीं होता है, ये सभी हम लोग अभी बातें हम लोग करने जाएंगे। तो देखिए, आईसी वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। इसका कारण है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। इसका कारण है, एकदम ध्यान देंगे, इसका कभी भी कारण है तो उसका कारण है घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी DMRS। ये याद रखिएगा, आईसी वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई क्यों होती है? घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण ही उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। अब आपके सामने एक नया कंसेप्ट आ गया, घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर या प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ठीक है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम लोग इसके बारे में हम लोग देख लेंगे क्या होता है, ये थोड़ा सा इसकी जानकारी रख लेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, इसको एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा, वह दर है, ठीक है, जिस पर कोई उपभोक्ता एक वस्तु की, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के साथ क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। इकाइयों के साथ क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है, या
या आप इसको इसे सब समझ सकते हैं, यानी यह वह दर है जिस पर कोई भी उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु की जो अतिरिक्त इकाई है उसको जो छोड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। या आप कह सकते हैं उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग के बदले दूसरी वस्तु की इकाइयों को किस दर से त्याग करे कि उसकी संतुष्टि समान रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यहां ध्यान दीजिएगा, चूंकि आईसी एनालिसिस में हमको क्या करना है, एक वस्तु के बदले में दूसरे को प्रतिस्थापित करना है और जो भी कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा उसमें समान संतुष्टि होनी चाहिए। तो उस समान संतुष्टि को बनाए रखने के लिए एक वस्तु के जगह में दूसरी वस्तु को जो वो प्रतिस्थापित करता है, तो वो जो इकाई होती है अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो त्याग करता है उससे संतुष्टि समान रहती है, वही मेरा क्या होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाता है। यहां ध्यान देंगे, ओके। और चूंकि हमको संतुष्टि आईसी एनालिसिस में संतुष्टि समान रखनी होती है, इसीलिए जैसे ही एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई, ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त इकाई कोई उपभोक्ता प्राप्त करता है तो दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को क्या करता है, त्याग करता है या छोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, और इसी गुण के कारण क्या होता है, आईसी वक्र क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला होता है। यानी एक को प्राप्त करेंगे तो दूसरे को छोड़ेंगे, और इसी को कहते हैं डीएमआरएस या घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, अभी हम लोग इसको जब तालिका से देखेंगे तो आप इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। जैसे मान लीजिए ये संयोग देखिए, ठीक है, यहां x वस्तु लिए हैं, यहां y वस्तु लिए हैं, और यहां हम लोग लिए हैं MRSXY। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब भी हम अभी समझाएंगे। A कॉम्बिनेशन, B कॉम्बिनेशन, C कॉम्बिनेशन, D कॉम्बिनेशन और E कॉम्बिनेशन, ओके। अब देखिए यहां 1 2 3 4 5, यानी उपभोक्ता क्या कर रहा है, उपभोक्ता जो है उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। दूसरी वस्तु की मात्रा में देखिए 15 11 8 6 और 5, यानी क्या देख रहे हैं, उपभोक्ता एक वस्तु की बढ़ा रहा है, माने एक्स की मात्रा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और वाई की मात्रा में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। यानी ए संयोग में एक रोटी और 15 कोई चीज है, मान ली 1 इकाई और इसका 15 इकाई। बी संयोग की बात करें तो 2 इकाई इसकी और इसकी 11 इकाई, यानी इसकी 1 इकाई बढ़ गई और इसकी 4 इकाई घट गई। तो देखिएगा यहां क्या हो जाएगा, 1:4। यहां देखेंगे 1 इकाई बढ़ी है तो इसकी 3 इकाई घटी है, 1 इकाई बढ़ी है तो इसकी 2 इकाई कम हुई है, इसकी 1 इकाई बढ़ी है तो इसकी 1 इकाई। तो देखिएगा ये लगातार घटता जा रहा है, दूसरी वस्तु की जो छोड़ने की मात्रा है वो घटती जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यानी संतुष्टि को समान रखने के लिए क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, रखने के लिए एक वस्तु
की समान मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में जो त्याग किया जा रहा है या छोड़ा जा रहा है वह घटती दर से है। इसी को कहते हैं घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और इसी के कारण उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, और इसी के कारण आईसी वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ओके, ये आप लोग ध्यान देंगे। ओके, ये आप लोग ध्यान देंगे। तो देख लीजिए, आईसी वक्र में एक एक चीजें को मैं आप लोग के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग एक एक चीज को ध्यान देंगे और इसको बार बार देखिए तो आपको याद भी हो जाएगा, और मुझे लगता है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होगी। चाहे वो बिहार स्टेट की परीक्षा हो, चाहे झारखंड में सहायक आचार्य की परीक्षा हो, चाहे आगामी नेट की परीक्षा अगर आप देना चाहते हो, चाहे किसी भी तरह के पीजीटी, टीजीटी या इकोनॉमिक्स बेस्ड केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहां एक चीज देखे होंगे, यहां एमआरएस एक्स वाई लिखे हैं। इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। एमआरएस तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्स वाई, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स को प्राप्त करता है, यानी एक्स की मात्रा को क्या करता है, एक्स की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है, और y की मात्रा को क्या करता है, y की मात्रा को त्याग या छोड़ता है। क्या रहे ना, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, एमआरएस एक्स वाई का मतलब क्या है, y की वह मात्रा है, y की वह मात्रा है जो x की अतिरिक्त इकाई, x की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए, x की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। ओके, और यहां जब हम लोग एमआरएस वाई एक्स लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, y को प्राप्त करता है या इसकी मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है, और x की मात्रा को क्या करता है, त्याग करता है, या मात्रा को क्या करता है, घटाता है। कभी भी क्वेश्चन पूछा है एमआरएस एक्स वाई में किसकी मात्रा में वृद्धि की जा रही है, तो y की मात्रा में। एमआरएस एक्स वाई में किसकी मात्रा बढ़ाती है उपभोक्ता द्वारा, तो x की मात्रा। ऐसा भी कभी क्वेश्चन अगर दिया जाए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ओके, आगे आइए। एमआरएस एक्स वाई, जिसे हम लोग कहते हैं x की अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करने के लिए y की जो मात्रा में त्याग की जाती है उसी को एमआरएस या सीमांत प्रतिस्थापन की दर एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, और ये घटती हुई होती है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा y, और ये हो जाएगा डेल्टा x। ठीक है, इसी को हम लोग, इसको अगर ये में इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एम यू एक्स बाय एम यू वाई। तो ये सब कभी कभी इक्वेशंस बेस्ड रहता है, तो इसको भी आप जान सकते हैं, इसको भी याद रखेंगे। कहे कि इक्वेशन में कभी कभी देता है इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा विशेषता में है, आईसी वक्र ना तो एक दूसरे को काटते हैं और ना स्पर्श करते हैं, यानी एक्सिस को स्पर्श और ना अक्ष को स्पर्श करते हैं। यानी कहने का मतलब है
आईसी वक्र जो होंगे दो एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। ये IC1 है, ये IC2, एक दूसरे को ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। और ना तो ये ऐसा टच करने वाला कोई आईसी वक्र होगा और ना एक्स एक्सिस को टच करने वाला कोई आईसी वक्र होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और इस तरह से भी नहीं होगा। ऐसा क्यों है ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों है इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। अगर मान लीजिए ये इस तरह का है, ये दो इस तरह से काट रहा है, देखिए IC1 IC2, तो आप ध्यान दीजिएगा दो उदासीनता वक्र, दो उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि को बतलाने वाला होता है। ये एकदम ध्यान देंगे, दो उदासीनता वक्र मतलब अलग अलग संतुष्टि को बतलाने वाले हैं। ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। यानी IC1 अलग संतुष्टि है और IC2 अलग, इसमें अलग संतुष्टि और इसमें भी अलग संतुष्टि मिल रही है। दोनों में समान संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन एक आईसी वक्र में, एक आईसी वक्र में सभी संयोग क्या देता है? समान संतुष्टि देता है। ध्यान दीजिएगा, दो आईसी वक्र में अलग अलग संतुष्टि स्तर को बतलाती है, लेकिन एक आईसी वक्र के विभिन्न संयोग, सभी संयोग समान संतुष्टि को बतलाते हैं। यानी मैं क्या कह रहा हूं, दो उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि स्तर को बतलाते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन एक उदासीनता वक्र के सभी संयोग समान संतुष्टि को बतलाते हैं। अब यहां देखिए, इस जगह को अगर हम लोग नाम देते हैं, ये सभी को हम नाम देते हैं। देखिए हम नाम दे रहे हैं, यहां हम नाम दे रहे हैं A, इसको B और यहां एक है C, इसको नाम दे रहे हैं D और इसको नाम दे रहे हैं E। यानी ये देखिए, ये सभी डॉट आपको दिखाई पड़ रही होगी। अब देखिए यहां, आप देखिए IC2 पर कौन कौन सा संयोग है? IC2 पर A, B और C, यानी A बराबर B बराबर C बराबर समान संतुष्टि। ठीक है, वेरी गुड, ये कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से IC1 की बात करें तो कौन कौन सा संयोग दिया हुआ है? D, B, D बराबर E बराबर C, यानी समान संतुष्टि। ठीक है, अब देखिए कि यहां आप इसको देख सकते हैं, चूंकि कर्व यहां दिखते रहना चाहिए। अब यहां देखिए B जो पॉइंट है, B संयोग दोनों IC पर है, यानी B पर दोनों IC से समान संतुष्टि मिल रही होगी B संयोग पर, जो कि यह संभव नहीं है, क्योंकि आप देखिए A बराबर D कॉम्बिनेशन नहीं है। A और D के बीच में जो संयोग है वो समान नहीं है। उसी तरह से C बराबर E संयोग नहीं है, तो B कैसे समान होगा, है ना? इसीलिए दो आईसी वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। यहां अगर स्पर्श कर रहा है, ये आईसी वक्र को दे रहे हैं, y अक्ष को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, तो y अक्ष पर इस बिंदु पर क्या हो रहा है? इस A बिंदु पर क्या हो रहा है? x की मात्रा क्या हो रही है? शून्य हो जा रही है, शून्य हो जा रही है। जबकि इसकी मान्यता क्या देखे थे हम लोग? मान्यता क्या देखे थे? यूटिलिटी इज ए फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी दोनों वस्तुओं का प्रयोग करते रहना है, दोनों वस्तुओं का प्रयोग होना चाहिए। यहां एक वस्तु का प्रयोग क्या हो रहा है? जीरो हो जा रहा है इस जगह पर, इसीलिए आईसी वक्र एक्सिस को टच नहीं करेगा। उसी तरह से आईसी वक्र जो है एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। इस तरह से टच करते वाला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर बात करेंगे, इस बी बिंदु पर अगर हम बात करेंगे तो y की मात्रा क्या होती है? इस
मात्रा क्या हो रही है, शून्य हो जा रही है, यानी 20 संयोग पर उपभोक्ता केवल x की मात्रा प्रयोग कर रहा है, ठीक है। और x y का क्या कर रहा है, शून्य कर दे रहा है, जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। मान्यता कहता है उदासीनता वक्र विश्लेषण में सदैव क्या होना चाहिए, यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, यानी दोनों वस्तु का प्रयोग होनी चाहिए, एक वस्तु शून्य नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उदासीनता वक्र क्या होगी, स्पर्श नहीं कर सकती है। ओके, नेक्स्ट जो विशेषता है वो है आईसी वक्र मूल बिंदु के क्या होती है, मूल बिंदु के उन्नतोदर होती है, यानी कन्वेक्स टू दी ओरिजिन, यानी मूल बिंदु के उन्नतोदर, या इसी को बोलते हैं उत्तल भी बोलते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, उन्नतोदर बोलिए चाहे उत्तल बोलिए या कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बोलिए। और ये क्यों होता है ये सभी जानते हैं, DMRS, जिसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। DMRS यानी MRS XY जो होती है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स या MUX बाय MUY, इसी को हम लोग कहते हैं कि वो क्या होती है, DMRS के कारण। चूंकि एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो मात्रा में त्याग किया जाता है वो सदैव घटती हुई दर से होती है, इसीलिए आईसी वक्र मूल बिंदु के क्या होती है, उन्नतोदर होती है या कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये तो इसकी विशेषताएं थी। एक और विशेषता ये भी देख लीजिएगा, दो उदासीनता वक्र अगर इस तरह से है, IC1 IC2 और IC3 है, तो ऊपर वाला उदासीनता वक्र सदैव क्या करेगा, अधिक संतुष्टि को बतलाएगा, सदैव अधिक संतुष्टि स्तर को बतलाने वाला होगा। इसके पीछे कारण क्या है देख लीजिए, इसको ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है देख लीजिएगा। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर y की मात्रा a हो b हो चाहे c कॉम्बिनेशन हो, एक y की मात्रा समान है, y की मात्रा समान है, जबकि x की मात्रा बढ़ रही है। तो आपको पता है अगर किसी वस्तु की मात्रा को समान रख के किसी दूसरे वस्तु की अगर मात्रा को बढ़ाएंगे तो सदैव संतुष्टि बढ़ती है, ठीक है। इसीलिए C कॉम्बिनेशन अधिक संतुष्टि को बतलाएगा, B कॉम्बिनेशन A की तुलना में अधिक को बतलाएगा, C B की तुलना में अधिक संतुष्टि स्तर को बतलाएगा। यानी जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितनी अधिक दूरी पर होगा वो अधिक संतुष्टि स्तर को बतलाएगा। तो ये भी आपको मैंने बता चुका था। तो आप अभी तक जो भी मैंने बातें की है उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित, इनको आप ध्यान से देखेंगे और इसके बाद फिर हम आगे की जो भी वीडियो बनाएंगे इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ाएंगे। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उदासीनता वक्र विश्लेषण अगर मान लीजिए आपका मेरा टॉपिक है, उदासीनता वक्र विश्लेषण अगर मान लीजिए मेरा टॉपिक का नाम है, तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सभी जब आप देखेंगे तभी आपका पूरा टॉपिक कवर होगा। उदासीनता वक्र विश्लेषण वाला जो चैप्टर है वो तभी कवर होगा अगर उसका कई पार्ट है, सीरीज वाइज जब मैं बनाऊंगा तो सभी सीरीज को आप देखेंगे तभी होगा। मैं आप लोगों के लिए इस तरह का बना रहा हूं क्योंकि काफ़ी व्यस्तम कार्यक्रम के कारण मैं आप लोगों को मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं जब भी मुझे समय मिल रहा है तो इस तरह से मैं आप लोगों के बना करके आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं। तो सभी सीरीज को देखेंगे, ऐसा नहीं कि आप पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो पूरा आपका कवर नहीं हो पाएगा। पार्ट 3 केवल देखेंगे तो पार्ट 1 के बारे में बातें को नहीं जानेंगे। इसलिए सीरीज वाइज अगर आप देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो चलिए इसी पॉइंट से जहां मैं आज एंड किया हूं वहीं से मैं आगे बढ़ूंगा, तो उसको आप लोग फिर से देखेंगे। तो इसी के साथ अभी मैं समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके, सभी को धन्यवाद।